बच्चों सबसे पहले अपन को डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल्स आप सब जानते हो 5 होते हैं टोटल, ठीक है। और उनमें से जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों डी ऑर्बिटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इन तीनों डी ऑर्बिटल्स में जो लोब्स होती है ऑर्बिटल की, वो लोब्स हमेशा एक्सिस के बीच में होती हैं। जैसा कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, मैं डी एक्स वाई पर सब कॉन्सेंट्रेट करें, वहां पर क्या है, एक्स जो ऑर्बिटल की लोब है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। यदि डी वाई जेड की बात करूं तो जो ऑर्बिटल्स की लोब है वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। और इसी प्रकार से डी जेड एक्स में जो लोब्स होंगी डी ऑर्बिटल की, वो किन के बीच में होंगी? एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, ठीक है। और ये 3 डी ऑर्बिटल्स का जो सेट है वो कहलाता है T2G सेट, ठीक है। मतलब T2G सेट के तीनों ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल्स की जो लोब है वो एक्सिस के बीच में होती है, ठीक है। अब बचे जो 2 रिमेनिंग या शेष डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात करते हैं। पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेट करो सब। इसमें क्या होता है, जो ऑर्बिटल की लोब है वो एक्स और वाई इन दोनों डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहती है, ठीक है ना, सबको दिख रहा है। और डी जेड स्क्वायर में एक जो लोब है वो तो जेड एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, जबकि इस डी जेड स्क्वायर में एक रिंग भी होती है, ठीक है। और ये रिंग जो है वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन की ओर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल्स का ये सेट जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है, वो क्या है, वो कहलाते हैं ईजी सेट, ठीक है। तो सबको क्लियर, डी ऑर्बिटल के टोटल 2 सेट्स हैं, जिनमें एक T2G है और दूसरा ईजी। T2G के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी लोब हमेशा एक्सिस के बीच में होगी, जबकि ईजी सेट के ऑर्बिटल्स की लोब है वो एक्सिस की ओर अभिविन्यासित या ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, पांचों स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट होनी चाहिए CFT पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको CFT का मेन जो पोस्टुलेट था वो बताया था कि जब लिगेंड के ऑर्बिटल, डोनर ऑर्बिटल और डोनर एटम के ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन लगता है, उस रिपल्सन की वजह से डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में वेरिएशन हो जाता है और डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग है ये डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेरी होती है। इसका मतलब है कि कैसे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी ये उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब बात हो रही है तो सबसे पहले हमें किस ज्योमेट्री की ओर ध्यान देना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय ज्योमेट्री के बारे में, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ते टाइम जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि लिगेंड्स को हमेशा हमें एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करना है, मतलब हमें लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज के रूप में मानना है, ठीक है। अब अपन जब अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तब अपन जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 बॉन्ड होते हैं टोटल, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर आपको साफ दिख रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और 6 बॉन्ड का मतलब है 6 लिगेंड जुड़े होते हैं एक सेंट्रल मेटल एटम से, सब जानते हो इस बात को। और यदि मैं ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दूं तो जो लिगेंड है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉर्नर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सबको
दिख रहा है। अब अपन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जब कोई लिगेंड मेटल की तरफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रूप में अप्रोच करता है या उसकी ओर अग्रसित होता है तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो किस टाइप से इफेक्ट होते हैं, उनको कैसा रिपल्सन महसूस होता है। सबसे पहले अपन डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं। ये आपको ज्योमेट्री दिख रही है, ये डी जेड अंदर सबको दिख रहा है ना। डी जेड में जो लोब है वो जेड एक्सिस पर है और जो रिंग है वो एक्स और वाई एक्सिस पर अभिविन्यासित होती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि जो लिगेंड है वो भी एक्सिस की तरफ से एंट्री कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिगेंड्स है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एक्सिस पर। इसका मतलब है कि डी जेड स्क्वायर के जो ऑर्बिटल के लोब है वो भी एक्सिस पर है और लिगेंड भी एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के पास आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई ना। और दोनों जितना पास आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्सन। और मैंने अभी बताया था किसी सिस्टम में यदि रिपल्सन फोर्स फंक्शन करता है तो उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मतलब डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के दौरान उसकी एनर्जी हमेशा ही क्या होगी, एवरेज एनर्जी से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबको क्लियर। अब अपन बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इसमें भी जो लोब है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। और लिगेंड भी एक्सिस की ओर से एंट्री कर रहे हैं तो वही की वही सिचुएशन हुई ना। रास्ते में लिगेंड के रास्ते में क्या होगा, ऑर्बिटल की लोब आएगी, दोनों पास आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो एनर्जी हाई होगी। तो इस बात से क्या मैं ये बोल सकती हूँ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन के दौरान इजी सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से हाई हो जाती है। सबको क्लियर, सब एग्री करते हो। अब नेक्स्ट अपन P2G सेट की बात करते हैं। P2G सेट के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें लोब जो होती है वो एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करती है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड है वो एक्सिस की ओर से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। सबको देखो दिख रहा है ना, जेड पे, वाई पे, एक्स पे, है ना। और ये जो लिगेंड है वो तो एक्सिस की ओर से आ रहे हैं जबकि लोब है वो एक्सिस के बीच में है, तो दोनों के पास आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी ना। मतलब डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी वो इजी सेट के डी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अब जब दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा, कम, ठीक है ना। और रिपल्सन कम होगा तो P2G सेट के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इजी सेट के डी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में कम होगी। सबको क्लियर। ये बात आपको देखो डी एक्स वाई में भी दिख रही है, डी वाई जेड में भी एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो लोब्स है वो वाई और जेड एक्सिस पे है जबकि लिगेंड है वो एक्सिस की ओर से एंट्री कर रहे हैं। सेम कंडीशन एक्स जेड में है, ठीक है। तो सब बच्चों को एक लेआउट माइंड में क्लियर हो गया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के दौरान क्या होगा, इजी सेट के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी और P2G सेट के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज होगी। इसको अपन एक बार और पूरे तरीके से समझ लेते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें मेरा कर्सर जहां जा रहा है वहां पे सब ध्यान दें। सबसे पहले फ्री मेटल आयन है, मतलब इसके आसपास कोई भी लिगेंड नहीं है। उस कंडीशन में पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, मतलब पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट है। सबको क्लियर। अब इस मेटल के पास जैसे जैसे लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आगे आएंगे तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में रिपल्सन लगेगा और उस वजह से पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो एवरेज एनर्जी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब अपन ने कहा था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के दौरान इजी सेट
एनर्जी होती है इंक्रीज, इसलिए एवरेज एनर्जी से इंक्रीज हो गई। सबको दिख रहा है, पांचों की डी जनरेशन खत्म हो गई ना, जबकि T2G सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हो जाती है डिक्रीज। सबको क्लियर? और आपके जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे वो 2 सेट में टूट गए हैं, है ना? सबको क्लियर? और ये जो EG और T2G सेट के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है डेल्टा O या 10dQ, और डेल्टा O होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबको क्लियर? डेल्टा क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है? और इस फिगर से ये भी पता लग रहा है कि इजी सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3/5 डेल्टा O से इंक्रीज हो जाती है उनकी एनर्जी, जबकि T2G सेट के ऑर्बिटल्स की एनर्जी -2/5 डेल्टा O से डिक्रीज हो जाती है। और ये इस प्रकार से पूरी स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन के दौरान। सबको क्लियर? अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड जो